फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स का, कायनात का, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, कि किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुई, क्योंकि यूनिवर्स हमारी एटम से ही मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, व्हेन देयर वाज नथिंग प्रेजेंट, व्हाट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम, इस बारे में आज का टॉपिक है। जनरल टॉपिक है अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जो कि फिलोसफिकल भी हैं, रिलीजियस भी हैं और साइंटिफिक भी हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? एरिस्टोटल यूज्ड टू से कि यूनिवर्स इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाली चीज। अरस्तु ने सबसे पहले ये बात की कि यूनिवर्स इटर्नल, यूनिवर्स हमेशा रहने वाली है। हमेशा रहने वाली चीज की ना तो कोई आगाज होता है और ना उसकी कोई एंडिंग होती है। तो वो कहते थे अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं है, ये इटर्नल है। और इटर्नल का मतलब होता है, क्योंकि डिफरेंट फिलोसफर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे जो डोमिनेंट था वो यही था कि यूनिवर्स इज इटर्नल। इटर्नल है तो इसकी नो डेफिनेट स्टार्ट, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, एंड इट विल नॉट हैव एनी डेफिनेट एंडिंग। क्या कहता था एरिस्टोटल कि यूनिवर्स हैड नो डेफिनेट बिगिनिंग, इसका कोई स्टार्ट नहीं था, एंड इट विल नॉट हैव एनी डेफिनेट एंडिंग। बस ये इसी तरह थी और हमेशा इसी तरह रहेगी। आपको पता है ना, जब हम खुदा के बारे में एक बात करते हैं कि खुदा हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा, ठीक है, तो उसी तरह हम कायनात के बारे में भी कह सकते थे कि खुदा कायनात हमेशा से है और ऐसे ही रहेगी। अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं ना कि उसका कोई स्टार्ट नहीं था, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से थे और ना कभी वो खत्म होंगे, वो हमेशा ही रहेंगे। तो फिलोसोफर्स का ये मानना था कि जब हम खुदा के बारे में बात कह सकते हैं तो कायनात के बारे में क्यों नहीं कह सकते? कायनात भी हमेशा से थी और ऐसी ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी ऑब्जर्वेशंस, पहली सबसे साइंस में चीज इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जर्वेशन, और कुछ एविडेंसेस। एविडेंसेस कुछ सबूत और कुछ ऑब्जर्वेशंस और एविडेंसेस ने ये सजेस्ट किया कि यूनिवर्स हैड अ डेफिनेट बिगिनिंग। इसकी कोई ना कोई डेफिनेट बिगिनिंग तो थी, इसका कोई ना कोई स्टार्ट तो था। सो अबाउट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो हमारी ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस ने ये सजेस्ट किया कि यूनिवर्स हैड अ डेफिनेट बिगिनिंग, और उसकी बिगिनिंग के बारे में जो प्रिवेलेंट थ्योरी है, या आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, वो है बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी थी वो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सप्लोजन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी केम टू नो दैट बिग बैंग was not an explosion, it was a rapid expansion. So अभी जो prevalent theory है हमारी about the beginning of universe, जो कि latest है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो है बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन क्या कहती है? व्हेन देयर वाज नथिंग प्रेजेंट। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी, जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं था तो क्या प्रेजेंट था, ठीक है? जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, व्हेन देयर वाज नथिंग प्रेजेंट, व्हाट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम। मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या उस वक्त वक्त भी था? जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि व्हेन देयर वाज नथिंग प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो वहां पे टाइम भी था? वहां पे तो टाइम भी नहीं था। तो when there was nothing present, there was present a singularity. When there was nothing present, there was present a singularity. What is singularity? Singularity is hot, very hot, very ना लिखते हैं इसे, very hot, छोटी सी जगह पे है सारी की सारी, तो डेंस भी है, वेरी हॉट डेंस mass of matter plus energy। तो सिंगुलैरिटी क्या है? वो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। इट मीन्स पूरी की पूरी कायनात भी मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बनी है। व्हेन देयर वाज नथिंग प्रेजेंट, देयर वाज प्रेजेंट अ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी इज डिफाइंड एज अ वेरी हॉट डेंस मैस ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है? अब ये किस टाइम पे मौजूद था जी? एट दैट टाइम टाइम वाज इज इक्वल टू जीरो। टाइम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्पेस, टाइम और स्पेस की बात करते हैं ना साइंस में, ठीक है, उस टाइम स्पेस भी जीरो थी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई पता कैसे करते हैं? वक्त अभी शुरू नहीं हुआ और स्पेस जगह को कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक छोटा सा डॉट था, पूरी की पूरी कायनात एक नुक्ते के अंदर बंद थी, एक नुक्ता एक डॉट। टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, स्पेस, स्पेस जीरो होने का मतलब, स्पेस का मतलब जगह ही होता है,
सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने कि भाई स्पेस का मतलब जगह है ना, जगह नहीं थी। डॉट था, एक सिंगल नुक्ता था, सिंगुलैरिटी थी, ठीक है? उसके अंदर जगह मौजूद ही नहीं थी, स्पेस भी 0 था, टाइम भी 0 था। अब हुआ क्या? बिग बैंग किस तरह से स्टार्ट हुआ? समहाउ देयर केम अ फोर्स। यहाँ पे कोई एक फोर्स आ गई जिसने इस सिंगुलैरिटी को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। सिंगुलैरिटी मौजूद थी, अब बिग बैंग होने लगा, यूनिवर्स स्टार्ट होने लगी। तो बिग बैंग इस तरह से हुआ कि समहाउ देयर केम अ फोर्स, जिस फोर्स ने इस सिंगुलैरिटी को स्ट्रेच करना शुरू किया। स्ट्रेच करना शुरू किया तो ये सिंगुलैरिटी थोड़ी-सी साइज़ में इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ हो गई और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन टुक प्लेस। दिस सिंगुलैरिटी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। एक्सपेंशन टुक प्लेस। एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन क्या था? एक्सपें इसकी वजह से हुई एंड एक्सपेंशन वाज़ टेकिंग विद इन दिस सिंगुलैरिटी। जो ये जो सिंगुलैरिटी थी ना, इट वाज़ एक्सपेंडिंग इनटू इटसेल्फ। जैसे आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसके अंदर जगह इंक्रीज़ होती जाती है ना, इसी तरह एक्सपेंशन हुई और एक्सपेंशन की वजह से इस सिंगुलैरिटी के अंदर जगह इंक्रीज़ हो गई। जैसे ही एक्सपेंशन हुई, टाइम स्टार्टेड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टाइम स्टार्ट हो गया। इक्वल का साइन नहीं लगाते, ऐसे कर देते हैं। और स्पेस भी इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हो गई, स्पेस भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। टाइम वाज़ पासिंग एंड स्पेस वाज़ स्ट्रेचिंग। टाइम और स्पेस इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। पहले बहुत हॉट और टेम्परेचर कितना था? अच्छा जी, टेम्परेचर उस टाइम आपको पता है कितना था? कहा जाता है कि टेम्परेचर वाज़ ग्रेटर देन 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? जैसे एक्सपेंशन हुई तो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अच्छा, साथ-साथ ट्रिक्स भी बता देती हूँ। टेम्परेचर डिक्रीज़ को किस तरह आपने शॉर्ट फॉर्म में शो किया करना है, एरो डाउनवर्ड्स। अगर कोई चीज़ मैंने इंक्रीज़ करनी होगी तो मैं उसमें एरो अपवर्ड्स लगाऊँगी। अगर किसी का डिक्रीज़िंग ट्रेंड शो करना होगा तो एरो डाउनवर्ड्स होगा। एक्सपेंशन वाज़ टेकिंग प्लेस एट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है? साथ-साथ ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। टेम्परेचर होता है एवरेज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी एवरेज मेजरमेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर। तो जैसे-जैसे का एनर्जी कम हो रही थी, हीट एनर्जी कम हो रही थी, सॉरी, जैसे-जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, एक्सपेंशन वाज़ टेकिंग प्लेस एट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एक्सपेंशन एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी, एनर्जी कम हो रही थी तो टेम्परेचर कम हो रहा था। तो जैसे-जैसे एक्सपेंशन होना शुरू हुई, यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग डाउन। आफ्टर एक्सपेंशन यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग डाउन। यूनिवर्स जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो गई। कूल डाउन होना शुरू हुई, आहिस्ता-आहिस्ता टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या हुआ? पहले जो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर प्रेजेंट नहीं थी, वो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो भी हो गई विजिबल होना शुरू। देखो, सिंगुलैरिटी पता कैसे कहते हैं? एक होती है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये मैंने पार्टिकल्स बनाए, ठीक है? जी, जी, ज़ुनैर, हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर इन पार्टिकल्स का मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दूँ ना, तो ये वेव्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो ये वेव्स की तरह बिहेव करेंगे। और वेव्स की तरह क्या बिहेव करता है? एनर्जी बिहेव करती है। इसको सिंगुलैरिटी पता क्यों कहते थे? क्योंकि सिंगुलर 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे वी आर अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ एनर्जी। बिकॉज़ मैटर और एनर्जी जो है अपनी मैटर जो है अपनी पार्टिकल नेचर शो नहीं करता, इट बिहेव्स लाइक वेव। ठीक है? तो जब वो वेव की तरह बिहेव करता है तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन-सी चीज़ मैटर है और कौन-सी चीज़ एनर्जी है। एट द कंजम्पशन एट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। Expansion was taking place at the consumption of energy. Expansion is a cooling process, so universe started cooling down. यूनिवर्स का टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, थोड़ी सी यूनिवर्स ठंडी हुई तो उसमें पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर शो होना शुरू हो गई। पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो गए। किधर पहुंचे थे हम? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है? आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स जो फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बना, उसको क्या कहते थे?
आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज क्वार्क। क्वार्क्स बनना शुरू हो गए। साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। क्वार्क्स क्या थे? फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये क्या थे? फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो थे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे, हाईली अनस्टेबल थे। अनस्टेबल इस वजह से थे बिकॉज टेम्परेचर वॉज ग्रेटर देन, टेम्परेचर इस टाइम पे 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ गया था। क्वार्क आपके एग्जिस्ट करते हैं 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो क्वार्क्स वर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स। दे दे कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करते थे? बर्स्ट कर जाते थे। ठीक है। अब साथ साथ आपका टाइम गुजरता जा रहा था, आपकी स्पेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? क्या हुआ? सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी में एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन की वजह से आपकी यूनिवर्स का टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू हो गया। पहले वो 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर था। जैसे ही ये कम होना शुरू हुआ तो आपकी जो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर थे वो पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए। जैसे ही ये पार्टिकल्स बने तो फर्स्ट पार्टिकल को क्वार्क कहते हैं। टाइम और स्पेस वाली बात आपने ऐसे ही लिखनी है कि टाइम वाज इज इक्वल्स टू 0 एंड स्पेस वाज इक्वल्स टू 0। टाइम स्टार्ट हुआ एक्सपेंशन के साथ और स्पेस भी इंक्रीज होना शुरू हो गई एक्सपेंशन के साथ। अच्छा, अब क्वार्क्स ने क्या किया? क्वार्क्स ने फैसला किया कि हम अकेले अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती ना, ग्रुप्स बना लेते हैं। जब आप ग्रुप्स बना लेते हैं ना तो आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, और जैसे ही आप स्ट्रांग होते हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्वार्क्स ने क्या किया? क्वार्क्स ने फैसला किया कि यार हम ग्रुप्स बना लेते हैं। किसी में 2 क्वार्क्स इकट्ठे हो गए, किसी में 3 क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर है। आपने ये याद रखना है, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर। ये सब की सब चीजें आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती। बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर। तो क्वार्क्स ने क्या किया? क्वार्क्स ने ग्रुप्स बनाए। ये साथ साथ आपने डायग्राम पेपर में भी बनानी होती हैं। तो इन्होंने जब ग्रुप्स बनाए ना, तो ग्रुप्स की मैं आपको लॉजिक इस तरह से देती हूँ कि किसी ग्रुप के अंदर 3-4 अच्छे लोग होते हैं और 6-7 बुरे लोग होते हैं। तो उस ग्रुप के ऊपर ओवरऑल इमेज क्या आ जाता है? उस ग्रुप के ऊपर ओवरऑल इमेज आपका आ जाता है कि क्वार्क्स बने तो कुछ क्वार्क्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अच्छे और बुरे लोग थे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 0 चार्ज आ गया। तो ये आपके क्या बनते जा रहे हैं? ये आपको नहीं लग रहा है ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज। क्वार्क्स के ग्रुप्स बनाने से हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए। सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन-कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स 30 प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने किसको डिस्कस करना है? यहाँ पे हमने डिस्कस करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, समझा देती हूँ दोबारा कि डिफरेंट नंबर ऑफ, साथ साथ टाइम वाज पासिंग एंड स्पेस वाज स्ट्रेचिंग। क्वार्क्स ने ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ग्रुप में 2 लोग अच्छे होते हैं और 8 लोग बुरे होते हैं तो हम ओवरऑल कहते हैं कि नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वार्क्स इकट्ठे हुए जिसमें 2 क्वार्क्स और नेचर के थे और 8 क्वार्क्स एक ऐसी नेचर के थे कि ओवरऑल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया या ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, या इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल थे तो उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ गया, तो उससे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन हुए तो उससे बना हमारा एटम। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से बना। साथ साथ आपने याद रखना है कि एक्सपेंशन होती जा रही थी। यूनिवर्स से एटॉमिक एरा स्टार्ट हो गया जिसपे हमारे एटम्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो फर्स्ट एटम किस तरह से बना? फर्स्ट एटम इस तरह से बना कि एक आपका प्रोटॉन आया सेंटर पे, ठीक है,
और उसके अराउंड, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ने जब इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करना शुरू किया, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो कि कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इलेक्ट्रॉन्स ने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना शुरू किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम कौन सा है? फर्स्ट एटम कौन सा बना था कायनात में? सिंपलेस्ट एटम, फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एटम hydrogen atom and the most abundant atom present in universe, most abundant element, मतलब इसके अलावा सबसे ज्यादा कायनात में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम है ना, वो यही है, क्योंकि सबसे पहले ये बना था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन एटम। तो हमारा सबसे पहला हाइड्रोजन एटम बन गया। अब हमारा हाइड्रोजन एटम बन गया, अब हाइड्रोजन एटम बना तो ऐसे नहीं होगा कि एक ही एटम बनेगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इकट्ठा हुआ तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो डिफरेंट टाइप के एटम्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं हमारे हीलियम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन एटम बना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना, हीलियम के बाद कार्बन, इसी तरह हमारे डिफरेंट जो थे, इसी तरह नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और क्या कहें जी, सोडियम बन गया। जितने भी हमारे एटम्स या एलिमेंट्स हैं, एक एटम हो तो उसको एटम कहते हैं, और अगर बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हो तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारी आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें देखेंगे। आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी लगे ना, तो इसने इस तरह रहना नहीं है, क्योंकि आहिस्ता जब 2 से 3 लेक्चर आगे फ्लो में जाएंगे कि सबका जवाब आपको मिलता जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट एटम बना लिया, फर्स्ट एटम के बाद हम एक लाइन लिखेंगे कि different combinations of subatomic particles created different types of elements present in universe। कायनात के अंदर या हमारी पीरियोडिक कायनात के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, एलिमेंट का मतलब होता है एटम ही होता है, जितने भी एटम्स मौजूद हैं कायनात के अंदर, वो सारे के सारे एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इकट्ठे होने से बने हैं, ठीक है जी। वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इकट्ठे होने से बने हैं। यहाँ पे बात हम खत्म करेंगे। साथ साथ क्या था, साथ साथ क्या था, अच्छा जी सही है, साथ साथ टाइम वाज पासिंग, स्पेस वाज स्ट्रेचिंग। टाइम गुजरता जा रहा था, स्पेस स्ट्रेच होती जा रही थी। वापस चलती हूँ और यहाँ से बात स्टार्ट करती हूँ कि टाइम 0 था, तो आज तक कायनात को बने हुए कितना टाइम गुजर चुका है? आज तक जितना टाइम गुजर चुका है उसको हम एज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। सो एज ऑफ यूनिवर्स आपकी कितनी है? एज ऑफ यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर्स। अगर कोई ये बुक से पढ़ेगा, एज ऑफ यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर्स। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक पे आपको क्या आएगा? बुक पे आएगा 14 बिलियन ईयर्स। एज ऑफ यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन और बुक्स पे लिखा होता है 14 बिलियन ईयर्स। मैंने आपको एग्जैक्ट भी बता दिया। ये था एज ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपने क्या किया करना है, जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम इस तरह से स्टार लगाते जाया करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कौन सा था? क्वार्क था। इसके ऊपर इसको भी हम स्टार कर देंगे। और ये आपके हेडिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा? एज ऑफ यूनिवर्स के बाद क्या कहा? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या फर्स्ट एटम कौन सा था यूनिवर्स के अंदर? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है और फर्स्ट एटम जो है इन यूनिवर्स, ये था हाइड्रोजन एटम।